आज ही मैंने 1:15 बजे आप सभी के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का एक बेसिक डिटेल रिव्यू का वीडियो बना के डाल दिया। उसमें कमेंट्स में इतने सारे क्वेश्चन मुझे आपकी तरफ से मिले कि मुझे आज के वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें कवर करना जरूरी है। अगर इन कवरेज के बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मेजॉरिटी पॉइंटर्स में मैं आपके कवर करने की कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में। आज मैं ये वीडियो बना इसलिए रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम जब टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था, इतनी मिस इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हुई थी मार्केट में जिसकी वजह से काफी सारे निवेशकों को लॉस हुआ था या उनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई थी। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए सारी जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और आपके जितने भी डाउट है बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के रिलेटेड आ जाओ, स्क्रीन पे एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए ना डिफरेंट कैटेगरी में क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही है आज के दिन उसे शेयर कर देता हूं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 13,69,158 एप्लीकेशन आने पे रिटेल कैटेगरी वन टाइम सब्सक्राइब होगा। अगर हम इसे कंपेयर करें टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ से, क्योंकि इससे पहले टाटा टेक्नोलॉजी का ये आईपीओ था जिसमें इतनी ज्यादा हाइप थी आईपीओ के अराउंड, तो वहां पे टोटल 56,23,000 एप्लीकेशन आई थी। मतलब आप समझ सकते हो कि यहां पे अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में भी आने की उम्मीद है। इस आईपीओ के नंबर से हम कंपेयर करें तो रफली 4-5 आदमी में से एक आदमी को रिटेल में कोटा में एप्लीकेशन लगाने के बाद उन्हें अलॉटमेंट मिल जाएगा। यह हम टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ के डेटा के बेसिस पे बता पा रहे हैं। स्मॉल एचएनआई में सिर्फ और सिर्फ 13,971 एप्लीकेशन आते ही वन टाइम हो जाएगा। स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन वाला कोटा वन ऑफ द वर्स्ट होने वाला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में, और ऐसा ही हुआ था टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में भी। टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में स्मॉल एचएनआई में 2,32,000 एप्लीकेशन से भी ज्यादा एप्लीकेशन आई थी। अगर हम सेम मान ले कि सेम नंबर ऑफ एप्लीकेशन बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी आ जाते हैं तो हर 16 आदमी में से एक आदमी को यहां पर अलॉटमेंट मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन समझा रहा हूं। यहां पे कैलकुलेशन पे जो एक्चुअल फिगर थे टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ को, उसको मैंने बेस मान लिया है। बिग एचएनआई में 1,28,000 एप्लीकेशन आई थी। 1,28,000 एप्लीकेशन का पता है क्या? सबसे पहले तो आपको डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख की एप्लीकेशन होती है और रफली आपको 2 लाख का अलॉटमेंट मिलता है। मतलब ये कि 25,000 के आसपास लोगों को यहां पे अलॉटमेंट मिला है बिग एचएनआई में। अगर हम पुराने फिगर्स को माने तो इसका मतलब ये कि बिग एचएनआई की कैटेगरी सबसे अच्छी होने वाली है ऊपर की तीनों कैटेगरी में से। पर सबसे बेस्ट कैटेगरी तो आपके लिए हो जाती है शेयर होल्डर कोटा। जो शेयर होल्डर कोटा और बिग एचएनआई की कैटेगरी हमारे लिए बेस्ट कैटेगरी होने वाली है इस कंप्लीट आईपीओ में। शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए रूल आया है कि आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मतलब यहां पे आपका जो मैक्सिमम लॉट होता है जिसको आप अप्लाई कर पाएंगे वो होगा 2782 शेयर्स। इससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होने के लिए अब आप अगर शेयर बाय करोगे तो आपका काम नहीं होगा। काफी लोग ये बोल रहे हैं कि क्या मैं आज बाय कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा? नहीं होगा। आपके पास आपके डीमैट में शेयर होने चाहिए 30th ऑफ अगस्त तक, या तो बजाज फाइनेंस के या फिर बजाज फिनसर्व के। लास्ट डेट बाय करने की थी 29th ऑफ अगस्त। और ऐसा नहीं कि मैं अब आपके बोल रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पे तो इमीडिएटली 29 अगस्त को भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि भैया नहीं बाय किया है तो आज लास्ट डेट है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको एलिजिबल होना है, अगर होना चाहते हैं तो लास्ट डेट है। और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो बहुत अच्छे आईपीओ आने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन आपको डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएगा, खोल लीजिएगा डीमैट अकाउंट, आपको काफी फायदे वहां पे मिलते रहेंगे। तो ये हो गई हमारी लास्ट डेट। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अनंत हमारे पास शेयर तो है बजाज फाइनेंस के या बजाज फिनसर्व के, अब क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस में बढ़ गया तो क्यों ना मैं उन शेयर को बेच दूं। मेरे पास 100 शेयर है, 500 शेयर है, क्या मैं तब भी शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहूंगा? लॉजिकल आंसर इज यस, आप एलिजिबल रहोगे क्योंकि कट ऑफ डेट थी 30th ऑफ अगस्त। अगर उससे पहले बुक्स में आप हो एज अ शेयर होल्डर तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो। आप बोलो नहीं आनंद मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? अगर आपको डर लग रहा है तो एक शेयर रोक के रख लो, बाकी सब बेच दो। क्योंकि अगर आपके पास एक शेयर है, 100 शेयर है, 1000 शेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इक्वली एलिजिबल होते हो शेयर होल्डर कोटा के लिए। अगर आपके पास एक शेयर है, आप आराम से वो एक शेयर होल्ड कर लो, बाकी आप छोड़ दो। वैसे देखा जाए लॉजिकली तो आप उस एक शेयर को भी सेल कर सकते हो, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, रूल्स तो यही कहते हैं। पर फिर भी एज अ ह्यूमन हमें टेंशन होती है कि बाय चांस मुझे शेयर होल्डर कोटा नहीं मिला तो क्या होगा। तो आप आराम से उस एक शेयर को होल्ड करो, आपको शेयर होल्डर कोटा मिल जाएगा। यहां पे मल्टीपल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। किस कॉम्बिनेशन में मैं आपको बता देता हूं। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो शेयर होल्डर प्लस रिटेल, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो शेयर होल्डर प्लस बिग एचएनआई, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो शेयर होल्डर प्लस स्मॉल एचएनआई।
इसमें यह गड़बड़ मत करिएगा कि मैंने अप्लाई कर दिया एक जगह तो रिटेल में अप्लाई कर दिया मैंने, दूसरी जगह मैंने बिग एचएनआई अप्लाई कर दिया। अगर आपने ये दोनों अप्लाई करी तो आपकी दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। या फिर मैंने बिग एचएनआई अप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे अच्छा है, साथ ही साथ अपना लग आजमाने के लिए स्मॉल एचएनआई भी अप्लाई कर दिया, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इन कॉम्बिनेशंस को रैंडमली यूज मत करिएगा, आपको काफी परेशान होना पड़ेगा। अगर आपके पास शेयर्स नहीं है तो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। किसी जुगाड़ से अप्लाई करने का अब कोई प्लान नहीं है कि मैं इधर से उधर ट्रांसफर कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। सारे कॉम्बिनेशन आपके लिए वेस्ट होने वाले हैं, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। अभी तक जितने भी मेरे पास डाउट आए थे, इंपॉर्टेंट मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के रिलेटेड कवर कर ली है। डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और यहां पे ना एक और कॉम्बिनेशन रह गया, मैं वो भी बना ही देता हूं कि भाई मैंने रिटेल में लगा दिया और मैंने अप्लाई कर दिया स्मॉल एचएनआई। अगर ये भी एप्लीकेशन आपने अप्लाई करी हो तब भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये तीनों के तीनों रेड फ्लैग्स है। ये कॉम्बिनेशन में मल्टीपल एप्लीकेशंस अप्लाई नहीं करनी है, मल्टीपल एप्लीकेशंस आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, मल्टीपल एप्लीकेशन से बच के रहिएगा। इधर मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको अप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ ये कॉम्बिनेशन है जहां पे आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। मैं यहां पे आपके लिए लिख ही देता हूं एक्सेप्ट, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, कहीं भी हमारी गलती नहीं हो जाए। काफी लोगों ने पिछली बार टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में भी गलतियां करी थी, समझ जाइएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। पर उससे पहले अगर हमारी टीम से म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प चाहते हो, एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, गोल्ड प्लानिंग में मदद चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड सर्विस चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको जाके भर दीजिएगा। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। एफआईज और डीआईज का डेटा चेकआउट करोगे तो 3 सितंबर को दोनों ने भर भर के परचेस किया, जिसकी वजह से मार्केट ने अच्छा भी परफॉर्म किया। अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट डाउ जोन्स थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहे हैं। मोर देन दैट, अगर आप कल देखोगे ना तो इंटरनेशनल के सारे मार्केट में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करते हुए डिप भी मारा, ऑलमोस्ट 10 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके वो नीचे भी चले गए। पर इंडियन मार्केट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसका ना दो में से एक तरीका हो सकता है इसको इंटरप्रेट करने का। पहला ये कि इंडियन मार्केट पिछले 14 दिन से बैक टू बैक पॉजिटिव क्लोज दे रहे हैं, पर उन्होंने परसेंटेज टर्म में ज्यादा नहीं बढ़े, सिर्फ 5-6% का मूव आया है। क्योंकि हम ज्यादा बड़े नहीं है, हम ज्यादा टूट भी नहीं रहे, हमारी स्ट्रेंथ है, हम स्ट्रेंथ को बना रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि सिर्फ एडजस्टमेंट की बात थी कि भाई आज नहीं टूटे। अगर आज के दिन के लो कल के दिन इमीडिएटली लोअर साइड में ब्रेक होते हैं तो मार्केट नीचे के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए रेडी रहेगा। इंटरनेशनल कमजोरी की वजह से देखिए, यूजुअली 14-15 दिन की तेजी के बाद ना जिस तरीके से मार्केट होता है, 2.5 दिन का करेक्शन और 2.5 दिन के बाद एक बार बाउंस बैक, और बाउंस बैक आने के बाद अपने नॉर्मल सिनेरियो, ये एक बेस्ट केस सिनेरियो बनता है। तो 2.5 दिन का करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर उस करेक्शन में ध्यान रखिएगा कि अगर आज के दिन के लो ब्रेक होते हैं तो वो क्लियर कट आपके लिए इंट्राडे में एक बार वापस से नीचे जाने का संकेत है, जिसको हम अप्रिशिएट करेंगे। ओवरऑल बात करें जिस तरीके से मार्केट ने क्लोज किया है, कल के दिन बहुत सिंपल सा सिनेरियो हो जाता है। 25,250 के ऊपर एक नई बुलिश ट्रेड स्टार्ट होती है। अगर ये बुलिश ट्रेड हमें गैप अप के साथ मिल रही है तो वो बुलिश नहीं, एक अपर वेव बनाने का सिनेरियो रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। नॉर्मली इस प्लेस के आसपास से अगर इसे रेजिस्टेंस फेस करके जाना है तो वो नीचे जाता है। 25,090 मान लीजिए, ये हमारे लिए डू एंड डाई का लेवल है। इसके नीचे जाते ही मार्केट में वापस से नीचे के 250-300 पॉइंट ओपन हो जाते हैं। बेस्ट के सिनेरियो में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास तो एक बार वापस से बाउंस बैक का सिनेरियो रखेंगे, पर इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे अब कि बाय करने के लिए। कल के दिन की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था कि 51,250 के आसपास के परफेक्ट लेवल होते हैं। बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस रहेगा, बैंक निफ्टी एक्शन पर रहेगा। बैंक निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास से आज के दिन बाउंस बैक दिया, ऑल्दो एक बड़ा पॉइंट नहीं था। इन नॉर्मल सिनेरियो अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करता है तो कल के दिन इमीडिएटली बैंक निफ्टी को बेस्ट के सिनेरियो होता है कि 51,440 को क्रॉस करके ऊपर चले जाना चाहिए, एटलीस्ट 560 तक। ये बेस्ट के सिनेरियो होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बैंक निफ्टी विल बी द कारण जिसकी वजह से ये वापस से रिटेस्ट मारेगा, रिटेस्ट तो करके नीचे जाएगा और जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट भी नीचे जाएगा। तो कल के दिन हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि क्या ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो रहा है और हमें कुछ बुलिश ट्रेड लेने की इच्छा हो रही है तो बैंक निफ्टी में जैसे हमें ब्रेकआउट मिलता है, ये एक इजी ट्रेड बन रही है। निफ्टी में भी मिल रही है, पर निफ्टी में वो बुलिश साइड की ट्रेड के लिए थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ रहा है 50 पॉइंट का, उसके बाद मिल रही है। बैंक निफ्टी में इमीडिएटली बाउंस बैक और यहां से करीब 100 पॉइंट तो इमीडिएट यहां पे दिख रहे हैं, जिसको हम स्टडी करेंगे, प्राइस एक्शन पे स्टडी करेंगे, अपने डेमो पे स्टडी करेंगे, काम करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करेंगे। अगर मार्केट को रिवर्स लेना है तो बैंक निफ्टी इमीडिएटली कैसे करेगा परफॉर्म, मैं आपको कुछ आइडिया देने की कोशिश करता हूं। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई बैंक निफ्टी ओपन तो हो गया, पर ओपन होने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को नहीं रख पा रहा, मतलब ओपन हो गया फ्लैट सा या हल्का फुल्का सा इधर 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 आया
और एक बड़ी कैंडल के साथ ये ब्रेकडाउन कर रहा है, तो ये रेंज का ब्रेकडाउन हो तो इमीडिएटली यहां पे भी हमें बैंक निफ्टी में नीचे की साइड के 400, 350, 400, इवन 500 पॉइंट नीचे की साइड जाएगा तो मिलेंगे। मतलब लॉजिकली कल के दिन अगर मुझे रिवर्सल ट्रेड प्लान करनी हुई नीचे की साइड की तो मैं 500 पॉइंट भी टारगेट कर लूंगा बैंक निफ्टी में। अगर पॉजिटिव साइड की ट्रेड प्लान करनी हुई तो मेरा टारगेट 150-200 पॉइंट के ऊपर के नहीं होंगे बैंक निफ्टी में, इससे बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। निफ्टी में ये सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, इसके ऊपर निफ्टी में 75 पॉइंट्स, और अगर यहां से एक रेंज बना के ब्रेकडाउन होता है तो मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। एक बार इस लेवल को टूटने के बाद ही 150, 200, 250 पॉइंट का हम स्टडी करेंगे। ये हो गया ओवरऑल माइंडसेट। मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, पर इंटरनेशनल कमजोरी की वजह से 2.5 दिन का करेक्शन आ जाए तो इट इज बेटर फॉर दिस रैली की भैया जो हमारी इस मंथ ट्रेडिशनली, बाय द वे मैं अगर साइक्लिस्टी की बात करूं या सीजनैलिटी के कंसेप्ट की बात करूं तो सितंबर इंडियन मार्केट्स के लिए ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। इसे बैक ऑफ द माइंड रखिएगा कि सितंबर इज नॉट अ गुड मंथ फॉर इंडियन मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर हम पास्ट को स्टडी करते हैं। पर अभी हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं मार्केट को, क्योंकि मार्केट डेली कैंडलस्टिक पे 10 डे 20 डे हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। पर अपनी क्वांटिटीज को कैसे ट्रेड करना है, किस साइड में कितने पॉइंट्स देखने, वो हम डिस्कस कर दिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।